गेम ऑफ थ्रोन सीजन 7 एपिसोड नंबर 2। क्वीन डेनेरियस यानी खलीसी फाइनली वेस्टेरोस पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में ही ड्रैगन स्टोन की धरती पर उन्होंने कदम रखा था। उनके साथ थे टीरियन। अब टीरियन के साथ मिलकर ही वो स्ट्रैटेजाइज कर रही है कि किस तरह से अब पूरे वेस्टेरोस पर कब्जा किया जाए। क्वीन सर्सी यानी टीरियन की बहन अब फिलहाल वेस्टेरोस यानी 7 किंगडम्स की रानी बन चुकी है। टीरियन डेनेरियस को समझाता है कि पूरे वेस्टेरोस में ज्यादातर लोग क्वीन सर्सी को पसंद नहीं करते हैं और वो डेनेरियस के साथ मिलकर सर्सी को राजगद्दी से हटाना चाहेंगे। यहाँ पर डेनेरियस कहती है कि अगर मेरे भाई यानी विसरस के पास 3 ड्रैगन होते तो वो कब कब वेस्टेरोस पर हमला कर चुका होता, आक्रमण कर चुका होता। टीरियन डेनेरियस को समझाता है कि अगर हम डिप्लोमेसी के जरिए इस जंग को जीत सकते हैं तो फिर खून बहाने की क्या जरूरत है, जितना कम वायलेंस हो उतना बेहतर होगा। यहाँ पर डेनेरियस और लॉर्ड वेरिस के बीच भी इंटरेस्टिंग बातचीत होती है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये बातचीत पूरी शिप के दौरान क्यों हुई, पूरे रास्ते के दौरान क्यों नहीं हुई। डेनेरियस लॉर्ड वेरिस के साथ एक ही शिप पर नैरो सी के जरिए एसोस से वेस्टेरोस आई है, मगर ये सारी बातचीत सीजन 7 के एपिसोड 2 के लिए बचा के रख ली गई थी। वो लॉर्ड वेरिस से पूछती है कि भाई मेरी सीजन 1 में जान लेने की कोशिश की गई थी, रॉबर्ट बराथियन ने हुक्म भेजा था और एक असैसिन भेजा था मेरी जान लेने के लिए, और तुम्हारा भी उसमें हाथ था। लॉर्ड वेरिस कहता है कि रॉबर्ट बराथियन कभी भी राजा बनने लायक नहीं था और उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ही बेस्ट क्वीन हो। डेनेरियस इस बात पर वेरिस की वाट लगाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई यानी विसरस टारगेरियन को किंग बनाना चाहते थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। तुमने रॉबर्ट को भी बैकस्टैब किया, तुमने मेरे पिता यानी मैट किंग को भी बैकस्टैब किया, और कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेरे साथ भी हमेशा खड़े रहोगे। इस पर लॉर्ड वेरिस कहता है कि मैं असल में किसी भी राजा या रानी के साथ खड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं इस देश की जनता के साथ खड़ा हूँ, मैं आम पब्लिक के साथ खड़ा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आंखें बंद करके किसी भी लीडर को फॉलो करने में समझदारी है। इस पर डेनेरियस लॉर्ड वेरिस से कहती है कि मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं एक बेहतर क्वीन बनकर परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो तुम मेरी पीठ के पीछे छुरा नहीं घोंपोगे, तुम मेरे सामने आकर मुझे बताओगे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया, तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। खैर, अब जब जलने जलाने की बात हो ही रही है तो मेलिसेंड्रे का भी जिक्र कर लेते हैं। मेलिसेंड्रे आई है ड्रैगन स्टोन में डेनेरियस से मिलने के लिए। यहाँ पर डेनेरियस और उसके बीच हाई वेलेरियन भाषा में बातचीत होती है, जहाँ पर मेलिसेंड्रे बताती है डेनेरियस को कि लॉन्ग नाइट आने वाली है और प्रोफेसी के हिसाब से एक प्रिंस हम सबको बचाएगा वाइट वॉकर्स से। डेनेरियस कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं प्रिंस नहीं हूँ। इस पर मिसेंडी, जो डेनेरियस की दोस्त भी है और ट्रांसलेटर भी है, उसे कहती है कि हाई वेलेरियन भाषा में जेंडर नहीं होता, तो वो प्रिंस भी हो सकता है और प्रिंसेस भी हो सकती है। मेलिसेंड्रे बताती है डेनेरियस को कि तुम्हारा बहुत बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन एक शख्स और है जो बहुत बड़ा रोल निभाएगा। और फिर जिक्र होता है जॉन स्नो का। फाइनली डेनेरियस टारगेरियन के मुंह से हम जॉन स्नो का नाम सुनते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, दोनों ही शो की शुरुआत में अंडरडॉग्स थे, दोनों ने ही बहुत कम से शुरुआत की और बहुत कुछ पा लिया। डेनेरियस जॉन स्नो के बारे में पूछती है मेलिसेंड्रे से, और मेलिसेंड्रे बताती है कि किस तरह से वो किंग इन द नॉर्थ है, किस तरह से उसने वॉल के पीछे जो वाइल्डलिंग्स थे, जो जंगली लोग थे, जो हमेशा वॉल के पार ही रहते थे, उसको उसने वॉल क्रॉस करवा के आम लोगों के बीच घुलाया मिलाया। जबकि हमेशा आप भी जानते हैं कि नॉर्दर्नर्स और वाइल्डलिंग के बीच जंग थी, मगर अब सब मिलके रह रहे हैं और ये करनी है जॉन स्नो की। डेनेरियस ये सब बातें सुनकर थोड़ा इम्प्रेस होती है और कहती है ही इज क्वाइट अ मैन। यस, ऑफ कोर्स डेनेरियस, ही इज। यू आर ऑल्सो क्वाइट अ वुमन। टीरियन बताता है कि जॉन स्नो से वो पहले मिल चुका है और जॉन स्नो को वो वाउच कर सकता है, जॉन स्नो की बातें वो वाउच कर सकता है। मेलिसेंड्रे कहती है प्रोफेसी के बारे में कि प्रोफेसीज एग्जैक्ट नहीं होती, मैं प्रोफेसीज के बारे में कुछ दावा नहीं कर सकती। मेलिसेंड्रे, स्टैनिस को बर्बाद करने के बाद तुम्हें यह समझ में आया? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।
अब डेनेरियस टीरियन को कहती है कि तुम एक लेटर लिखो जॉन स्नो को और उसे कहो कि वो ड्रैगनस्टोन आए, मेरे आगे घुटने टेके। विंटरफेल में जॉन स्नो को टीरियन का लेटर मिलता है। वो सैंसा और सर डेवोस के साथ उस लेटर के कंटेंट को डिस्कस करता है। सर डेवोस कहते हैं कि डेनेरियस के पास 3 ड्रैगन्स हैं और ड्रैगन्स फायर उगलते हैं। व्हाइट वॉकर से लड़ने में उनकी आर्मी काम आ सकती है। जॉन स्नो भी इस बात को कंसिडर करता है और वो सैंसा से पूछता है कि टीरियन को तुम हम में से किसी से भी ज़्यादा जानती हो, तो ये बताओ कि टीरियन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। सैंसा कहती है कि टीरियन बाकी लैनिस्टर्स जैसा नहीं है, उसने कभी भी सैंसा के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जॉन स्नो भी कुछ ऐसा ही मानता है। उसको भी सीजन 1 में हुई अपनी टीरियन के साथ मुलाकात याद है और वो टीरियन की इज्जत करता है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम टीरियन के सीन में भी महसूस करते हैं और जॉन स्नो के सीन में भी हम यही महसूस करते हैं। और गेम ऑफ थ्रोन्स जब हम देखते हैं तो ये लीस्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आमतौर पे तो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स एक दूसरे पर तलवार चला रहे होते हैं। शुक्र है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो आ रहे हैं। खैर, बात आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं किंग्स लैंडिंग में। यहाँ सर्सी सारे लॉर्ड्स को भड़का रही है डेनेरियस के खिलाफ। वो कह रही है कि डेनेरियस मैड किंग की बेटी है और वो उसी की तरह पागल है। वो कुछ भी कर सकती है। उसके पास 3 ड्रैगन्स हैं, उसके पास डॉर्थराकी आर्मी है, उसके पास अनसलिड है। अगर वो अटैक करते हैं किंग्स लैंडिंग पे, वेस्टरोस पे, तो कोई नहीं बचेगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सारे लोग सर्सी की बात क्यों सुन रहे हैं। सर्सी ने सेप्ट ऑफ बेलर में आग लगाई है। आग ने लगाई, लिटरली ब्लास्ट करवाया है। और मैड क्वीन होने का जो दावा है वो आई थिंक सर्सी पे ज़्यादा बेटर तरीके से बैठता है। यहाँ जेमी रैंडल टाली को अप्रोच करता है। रैंडल टाली सैमुअल टाली के पिता हैं, जिन्हें पिछले सीजन में दिखाया गया था। सैमुअल टाली अपने पिता के घर गया था, वो यही शख्स है और इनकी तलवार लेकर वो गिली के साथ चंपत हो गया था सिटाडेल के लिए। अब इन्हीं रैंडल टाली को जेमी ने अप्रोच किया है और बोला है कि आप हमारे आर्मी जनरल बनिए, लैनिस्टर्स को ज्वाइन करिए। असल में बात यह है कि रैंडल टाली ओलाना टायरल के बैनरमैन हैं, मगर अब टायरल्स जो है वो डेनेरियस का साथ दे रहे हैं, टारगेरियंस का साथ दे रहे हैं। तो जेमी के पास वैलिड पॉइंट है और वो ये कह रहा है कि ओलाना टायरल के सर पर बदला सवार है, खून सवार है और वो वेस्टरॉस के बारे में नहीं सोच रही है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। वो अपना पूरा परिवार ऑलरेडी खो चुकी है। रैंडल टाली थोड़ा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा ना नुकुर करने के बाद हामी भर देते हैं लैनिस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए। शर्त ये तय होती है कि अगर लैनिस्टर्स इस वॉर को जीतते हैं तो रैंडल टाली को वार्डन ऑफ द साउथ बना दिया जाएगा। मतलब ये कि वो प्रमोशन पाते हुए टायरल्स की जगह ले लेंगे। यहाँ किंग्स लैंडिंग में ही एक और इंटरेस्टिंग सीन होता है जहाँ पर कायबर्न सर्सी को डंजन्स में लेके जाता है। आपको याद होगा कि हम इन डंजन्स में पहले भी एक बार आ चुके हैं। सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 में आर्या अपनी बिल्ली का पीछा करते करते इन डंजन्स में आई थी। यहाँ पर ड्रैगन्स के स्कल्स रखे हुए हैं और कायबर्न यहीं पर ड्रैगन्स के खिलाफ कुछ तो षड्यंत्र रच रहा है। कायबर्न सर्सी को बताता है कि डेनेरियस का ड्रैगन एक बार मेरीन में घायल हो गया था। वो कहता है कि अगर ड्रैगन घायल हो सकता है तो मारा भी जा सकता है। वो सर्सी को एक क्रॉसबो दिखाता है, एक बड़ा सा धनुष दिखाता है और उसे ड्रैगन के स्कल के ऊपर निशाना लगाने के लिए कहता है। सर्सी निशाना लगाती है और तीर सीधा जाता है ड्रैगन के चेहरे के ऊपर। अब कायबर्न का प्लान ये है कि इसी धनुष का इस्तेमाल किया जाएगा या शायद वो इसको थोड़ा अपग्रेड करे और ड्रैगन से मुकाबला किया जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस आइडिया से, क्योंकि एक तो वो स्कल्स हैं, वो एक जगह हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। ड्रैगन्स आसमान में होते हैं, वो उड़ते हैं, वो मूव करते हैं, वो फायर फेंकते हैं। खैर, कायबर्न जो है जब एक मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकता है तो जो भी उसकी प्लानिंग है कुछ ना कुछ तो काम आएगी ही। अब हम पहुंचते हैं सिटाडेल में, जहां पर सैमुअल टाली मेस्टर के साथ है और जोरा का इलाज चल रहा है। इलाज क्या, उसको बताया जा रहा है कि अब तुम्हारे पास बस 1 दिन का वक्त है यहाँ पर रहने के लिए, होश खोने के लिए, पागल होने के लिए 6 महीने का वक्त है और मौत का इंतज़ार करने के लिए 10 साल हैं। तो
शॉर्टकट में ये है कि अपना तुम काम खुद ही खत्म कर लो, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से ओल्ड वेलेरिया तो भेज ही रहे हैं कल। सैमुअल मेस्टर से बात करता है और बताता है कि शीरीन से वो मिला है जो स्टैनिस की बेटी थी। शीरीन को भी ग्रे स्केल था जिसका इलाज कर लिया गया। उस ग्रे स्केल को रोकने में मेस्टर्स कामयाब हो गए थे। मेस्टर बताते हैं कि शीरीन बहुत छोटी थी, उसका ग्रे स्केल बहुत छोटे लेवल पे था और उसको उसी वक्त फौरन क्योर कर लिया गया था, इसलिए वो केस कामयाब हो गया। मगर जोरा के केस में काफी देर हो चुकी है। यहाँ एक आयरनी भी है। जोरा मॉर्मॉन्ट को ओल्ड वेलेरिया से ही ये ग्रे स्केल की बीमारी लगी है। ज्यादातर लोगों को ग्रे स्केल या तो बचपन में ही हो जाता है और ये छुआछूत की बीमारी तो है ही। सीजन 5 के एपिसोड नंबर 5 में जोरा टीरियन को लेकर डेनेरियस की तरफ बढ़ रहा था, एसोस की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में वो ओल्ड वेलेरिया को क्रॉस करते हैं। यहीं पर स्टोनमैन उन पर अटैक करते हैं और एक स्टोनमैन से हाथापाई के दौरान जोरा मॉर्मॉन्ट को ये बीमारी लग जाती है। अब जोरा मॉर्मॉन्ट को उसी ओल्ड वेलेरिया भेजने की बात हो रही है। सिटाडेल में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है जिसके बारे में कुछ थ्योरीज भी चल रही हैं आजकल। यहाँ पर सैमुअल टार्ली मेस्टर से किताबों के बारे में बात कर रहा है, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। असल में ये जो मेस्टर है वो रॉबर्ट बराथियन के मरने के बाद की वेस्टरॉस की हिस्ट्री लिख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर सैमुअल उस किताब के बारे में डिस्कस करता है और कहता है कि उसको इस किताब का टाइटल कुछ खास पसंद नहीं आया। मेस्टर पूछते हैं उससे कि अगर तुम्हें ये हिस्ट्री लिखनी होती तो तुम किताब का नाम क्या रखते। सैम कहता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद वो नाम थोड़ा पोएटिक होता। अब मेरा ये कहना है कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से ज्यादा पोएटिक क्या हो सकता है। थ्योरीज ये चल रही हैं कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की जो किताबें हैं वो सैमुअल ने लिखी हैं। मतलब जॉर्ज आर मार्टिन ने अपने आप को इस कहानी में फिट किया है सैमुअल के रूप में। एक्चुअली जॉर्ज आर मार्टिन से आज से कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि आप कौन से कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं अपने। तो आर मार्टिन ने कहा था कि वैसे तो मुझे टीरियन सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं टीरियन ही बनना चाहूँगा, मगर मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा रिलेटेबल सैमुअल से हूँ। हो सकता है कि फिर ये सारी कहानी जो है वो सैमुअल ही लिख रहा हो। और जाहिर सी बात है सैमुअल को एक खूबसूरत लड़की भी मिल गई है, उसने व्हाइट वॉकर का भी मर्डर कर दिया है और वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, बहुत थ्योरीज हो गई, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ड्रैगन स्टोन में डेनेरियस अपने बाकी एलाइज के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बना रही है कि किस तरह से सर्सी को हराया जाए, उसे डीथ्रोन किया जाए। यहाँ पर सब उसे आइडिया देते हैं कि हमें सबसे पहले किंग्स लैंडिंग पर अटैक करना चाहिए और सर्सी को हटाना चाहिए, सर्सी को अपने कब्जे में लेना चाहिए। मगर डैनी टीरियन की बात सुनती है, उसके आइडिया को फॉलो करती है। टीरियन ने इससे पहले वाले सीन में डेनेरियस को समझाया होता है कि तुम क्वीन ऑफ एशेस नहीं बनना चाहती होगी। बेसिकली वो ये कहता है कि तुम राख की रानी नहीं बनना चाहोगी। खून बहाने का क्या फ़ायदा अगर डिप्लोमेसी से कुछ सॉल्व हो सकता है तो, या अगर कम जाने जाएं और उसके साथ ही हम कब्जा कर पाएं किंग्स लैंडिंग में तो वो बेहतर होगा। डेनेरियस उसी बात को दोहराती है और कहती है कि मैं राख की रानी नहीं बनना चाहती, मैं क्वीन ऑफ एशेस नहीं बनना चाहती। और फिर टीरियन अपना प्लान रखता है सामने। जैसे कि सर्सी ने बाकी लॉर्ड्स को डेनेरियस के खिलाफ भड़काया हुआ है कि वो एक फॉरेन आर्मी लेकर आ रही है, वो आपके लैंड्स को सीज कर लेगी, आपके घरों को लूटेगी, आपकी परवाह नहीं करेगी। तो टीरियन का दिमाग उसी तरह से चल रहा है। टीरियन कहता है कि किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के लिए हम डॉथराकीज और अनसलिड का इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक वेस्टरॉसी आर्मी ही किंग्स लैंडिंग पर अटैक करे, यानी डॉनिश आर्मी और ग्रेजॉयस, साथ ही टायरल आर्मी। ओलेना, एलेरिया और यारा, इन तीनों को ये बात थोड़ी समझ में आती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि कैस्टरली रॉक पर कब्जा किया जाए, यानी कि अनसलिड जो है वो कैस्टरली रॉक जो लैनिस्टर्स का घराना है, लैनिस्टर्स की रियासत है, उस पर कब्जा करेंगे। इससे लैनिस्टर्स कमज़ोर पड़ जाएंगे और साथ ही किंग्स लैंडिंग पर तो अटैक हो ही रहा है, तो एक तरह से लैनिस्टर्स को दोनों जगह से कमज़ोर किया जाएगा। सब लोग इसके लिए हामी भर लेते हैं। बाद में ओलेना टायरल और डेनेरियस के बीच में एक सीन होता है जिसमें वो डेनेरियस को समझाती है कि वेस्टरॉस के लोग जो हैं, वेस्टरॉस के जो मर्द हैं वो भेड़ हैं,
तुम भेड़ नहीं हो, तुम ड्रैगन हो, तो तुम ड्रैगन की तरह बिहेव करो। खैर, मुझे तो लगता है कि ओलेना टायरल ने डेनेरियस का असली रूप अभी देखा नहीं है, और डेनेरियस को ये बात जितनी कम कही जाए कि बी अ ड्रैगन, उतना बेहतर होगा। क्योंकि आपको भी याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, डेनेरियस मैड किंग की ही बेटी है। ऊपर से उसके पास 3 ड्रैगन्स हैं। देन वो फायर प्रूफ भी है। अब और कितना ज्यादा उसको ईगो भरने की जरूरत है? ओलेना, शांत, चिल। अब हम पहुंचते हैं रिवरलैंड्स में आर्या के पास। यहाँ आर्या अपने एक पुराने दोस्त हॉट पाई से मिलती है। हॉट पाई उसको बहुत सारी पाइस खिलाता है और साथ ही उसे बताता है कि लॉर्ड स्नो वापस आ चुका है, यानी कि बोल्टन्स जो हैं वो विंटरफेल में अब नहीं रह गए हैं और विंटरफेल पे स्टार्क्स ने फिर से कब्जा जमा लिया है। आर्या ये बात सुनकर हैरान होती है और पहले वो प्लानिंग कर रही होती है किंग्स लैंडिंग जाकर क्वीन सर्सी का मर्डर करने की, मगर अब उसने अपना प्लान चेंज कर लिया और वो सोचती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ अपनी फैमिली के पास और जॉन स्नो से मिलती हूँ। हालांकि वो इससे कुछ कहती नहीं है, मतलब वोकली कुछ नहीं कहती है, मगर आप उसके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि अब वो अपना रास्ता बदलने वाली है। आर्या घर की तरफ निकलती है और कुछ कदम आगे बढ़ती है। उसे अपनी एक पुरानी दोस्त मिलती है और ये दोस्त है नाइमीरिया। सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 में आर्या और नाइमीरिया अलग हो गए थे, जब नाइमीरिया ने जॉफ्री का हाथ काटा था और इसकी सजा से बचाने के लिए आर्या ने उसे जंगल में पत्थर मार मार के भगा दिया था। तब नाइमीरिया आर्या से अलग हो गई थी और अब उसके पास अपना वुल्फ पैक है। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुकी है। अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी तो आपको मालूम होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किताबों में नाइमीरिया अपना एक वुल्फ पैक लीड करती है और वो बेसिकली उसने रिवरलैंड्स में आतंक मचाया हुआ है। लोग उस वुल्फ की बात करते हैं, जिक्र होता है उनका लगातार। आर्या नाइमीरिया से मिलती है और नाइमीरिया को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, अब मेरे साथ विंटरफेल चलो। नाइमीरिया उसकी बात सुनती है मगर इग्नोर करके चुपचाप निकल जाती है। कुछ वैसे ही जैसे फेसबुक पे आपका लोग मैसेज देखते हैं, सीन लिखा आता है और फिर रिप्लाई नहीं करते। आर्या कहती है दैट्स नॉट यू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाइमीरिया को कह रही है कि तुम नाइमीरिया नहीं हो, बल्कि वो ये कह रही है कि नाइमीरिया, तुम नाइमीरिया ही हो। डायरवुल्फ्स और स्टार्क बच्चों के बीच बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था शुरू से ही। डायरवुल्फ्स उसी तरह से बिहेव करते थे जिस तरह से उनके मालिक बिहेव करते थे। अब आर्या का सोल, उसकी आत्मा वाइल्ड है। आपको याद होगा कि नेड स्टार्क अक्सर ही आर्या को बोलते थे कि बड़ी होने के बाद तुम्हारी शादी होगी, तुम एक लॉर्ड की लेडी बनोगी, तुम बच्चे पैदा करोगी और तुम बेसिकली अपने घर पे राज करोगी। मगर आर्या कहती थी नेड को, नो दैट्स नॉट मी। और ऐसा ही कुछ नाइमीरिया के साथ भी है। नाइमीरिया आर्या के साथ अब घर नहीं आ सकती, उसे पेट बन के नहीं रहना, वो पेट बन के रह भी नहीं सकती जिस तरह से आर्या किसी की पेट बन के नहीं रह सकती। आर्या आज़ाद है तो उसका सोल भी आज़ाद होगा, उसकी नाइमीरिया भी आज़ाद ही होगी। वो आर्या का ही दूसरा रूप है। ओके, वापस चलते हैं विंटरफेल, जहां आर्या जा रही है। विंटरफेल में जॉन स्नो अपने नॉर्दर्न लॉर्ड्स को बताता है कि उसके पास लेटर आया है सैम्बल टाली का, और उस लेटर में लिखा है कि ड्रैगन स्टोन फुल ऑफ ड्रैगन ग्लास है और इस ड्रैगन ग्लास को पाने के लिए उसे ड्रैगन स्टोन जाना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसके पास टीरियन लैनिस्टर का भी लेटर आया है ड्रैगन स्टोन से, जहाँ पर क्वीन डेनेरियस आई हुई है। उसके पास 3 ड्रैगन हैं। जॉन स्नो कहता है कि हमें व्हाइट वॉकर से लड़ना है, उनसे निपटना है और ये ड्रैगन्स हमारे काम आ सकते हैं। साथ ही सैम्बल टाली की जो चिट्ठी है उसमें लिखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रैगन ग्लास अवेलेबल है, तो हम उस ड्रैगन ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हथियार बनाने के लिए व्हाइट वॉकर से लड़ाई में। सारे नॉर्दर्न लॉर्ड्स इस बात पर गुस्सा होते हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती और सैंसा भी इस बात का विरोध करती है। मगर तब जॉन स्नो कहता है मेरा जाना ज़रूरी है और तुम लोगों ने मिलकर मुझे राजा बनाया है, मैं राजा नहीं बनना चाहता था, मैं तुम लोगों का अच्छा ही चाहूँगा, मैं अपना अच्छा ही चाहूँगा। विंटरफेल मेरा घर है, मैं अपने घर के लिए कुछ भी करूँगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि जब तक के लिए मैं ड्रैगन स्टोन में रहूँगा, उतने दिन के लिए सैंसा यहाँ पर लेडी रहेगी।
सैंसा के हाथ में सारी पावर रहेगी। तो सैंसा पहले तो जॉन स्नो को मना कर रही होती है कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मगर जैसे उसे पता चलता है कि सारी पावर उसके हाथ में आने वाली है, कहती है हाँ हाँ ओके जॉन जाओ, बाय, टाटा टाटा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सीन होता है जो आपको सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 की याद दिलाएगा। यहाँ जॉन स्नो और पीटर बेलिश के बीच वही होता है जो पहले नेड स्टार्क और पीटर बेलिश के बीच ऑलरेडी हो चुका है। जॉन स्नो पीटर बेलिश की गर्दन पकड़ता है और दीवार पर दे मारता है। बात यह है कि लिटिल फिंगर यानी बेलिश उसे कहता है कि मैं सैंसा को प्यार करता हूँ और इससे पहले मैं कैटलिन को प्यार करता था। मतलब हाउ क्रीपी इज दैट। जॉन स्नो इस बात पे गुस्सा होता है, उसकी गर्दन पकड़ता है, उसे मारता है और कहता है तुम सैंसा से दूर रहोगे। ये कह तो देता है, उसके बाद वो चुपचाप घोड़े पे बैठ के निकल लेता है ड्रैगन स्टोन के लिए। मतलब सिर्फ कहना काफी थोड़ी ना होता है स्नो, उसका कुछ इलाज करके जाते हैं। उसे वहीं डंजन में खत्म कर देना चाहिए था। बेलिश को वहीं खत्म करो। शायद सैंसा को थोड़ा दिमाग आया और बेलिश का खुद ही कुछ करे। आगे बढ़ते हैं हम वापस सिटाडेल की तरफ। यहाँ पर सैमुअल टाली अपना दिमाग चलाता है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था कि सैमुअल टाली की जो हरकतें हैं ना वो हैरी पॉटर जैसी हैं। उससे सब्र नहीं होता, मतलब उसको जिस चीज़ के लिए मना किया जाए उसे वही करना ही है। वो किताबें लेता है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है। शायद ये वही किताबें हैं जो उसने रिस्ट्रिक्टेड एरिया से उठाई हैं, वहीं से चुराई हैं, और इन किताबों के ज़रिए उसे पता चलता है कि ग्रे स्केल का इलाज किया जा सकता है और वो इस ख़तरनाक इलाज का खुद जिम्मा लेता है और पहुंचता है जोरा मॉर्मॉन्ट के सेल में। वहाँ वो जोरा को बताता है कि तुम्हारे पिता यानी जोरा मॉर्मॉन्ट जो हैं वो लॉर्ड कमांडर थे और मैं उनके अंडर सर्व कर चुका हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। और फिर वो ग्लव्स पहन के उसकी पूरी स्किन मतलब चाकू से उधेड़ देता है। मैंने वो सीन नहीं देखा, मुझसे वो सीन देखा ही नहीं गया। मतलब मुझे इतनी घिन आ रही थी ना कि मैं ऐसे 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 करके वो सीन देख रही थी। मगर अगर आपने हौसला है तो आप देख लीजिए वो सीन, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि क्या होता है। खैर वो उसकी पूरी स्किन निकालता है और उसके साथ साथ ग्रे स्केल भी निकल जाता है। आई डोंट नो हाउ, अगर इतना सिंपल था तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे थे। अल्टीमेटली ये सीन यही ख़त्म होता है और हमें पता नहीं चलता कि जोरा ठीक हुआ या नहीं हुआ। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जोरा ठीक हो ही गया होगा, क्योंकि सैमुअल तो विज़र्ड है ना, और सैमुअल तो वैसे भी कभी कुछ गलत नहीं करता। जॉर्ज आर मार्टिन जो है वो साक्षात सैमुअल टाली ही तो है। अब आ रही है एपिसोड के आखिरी सीन की, जो काफ़ी ब्रूटल है और उतना ही दिल तोड़ने वाला भी है। यहाँ पर ग्रेजॉयज जो हैं वो डॉनिश लोगों को लेकर जा रहे हैं डॉन, ताकि वहाँ से डॉनिश आर्मी को कलेक्ट किया जा सके और ये लोग मिलकर फिर किंग्स लैंडिंग पर अटैक कर सकें। इलेरिया सैंड और यारा ग्रेजॉय यहाँ पर आपस में फ्लर्ट कर रही होती हैं। साथ ही इलेरिया की जो बेटियां हैं वो प्लानिंग कर रही होती हैं कि किंग्स लैंडिंग पहुँचने के बाद कौन किसको अपना शिकार बनाएगा, यानी माउंटेन को कौन मारेगा और सर्सी किसके हद पे चढ़ेगी। मगर तभी योरन ग्रेजॉय अटैक करता है इस फ्लीट पर, आयरन फ्लीट पर। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, कहीं से कुछ शोर शराबा भी नहीं आता। आपको याद होगा कि योरन ग्रेजॉय ने पिछले एपिसोड में सर्सी को वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आऊँगा कि तुम मुझसे शादी से इनकार नहीं कर पाओगी। लगता है कि योरन उस गिफ्ट को लेने के लिए आ चुका है। सीजन 5 के एपिसोड नंबर 10 में सर्सी की बेटी मार्सिला की मौत होती है इलेरिया के हाथों। वो मार्सिला को जहर दे देती है। अब अगर इलेरिया को गिफ्ट बनाकर योरन लेकर जाएगा सर्सी के पास, तो सोचिए इससे बड़ा गिफ्ट कोई हो सकता है सर्सी के लिए। इसके बाद क्या वो शादी से इनकार कर पाएगी? योरन के लोग जो हैं वो आयरन फ्लीट पर अटैक करते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं। यारा जो है वो पकड़ में आ जाती है योरन के, और इसके बाद योरन जो है वो थियोन को ललकारता है। वो थियोन पर चिल्लाता है और कहता है कि आकर अपनी बहन को बचा लो। योरन ग्रेजॉय थियोन और यारा दोनों का चाचा है, मगर इनके बीच दुश्मनी है। यारा चाहती थी कि आयरन आइलैंड्स की रूलर वो रहे, मगर योरन को लगता था कि वो किंग है। अब यारा योरन के कब्जे में है। थियोन शिप के पार खड़ा है। थियोन को ललकारा जा रहा है, उस पर चिल्लाया जा रहा है, और थियोन ब्रेवरी दिखाने की जगह, साहस दिखाने की जगह धीरे धीरे रीक बनता जा रहा है। एल्फी एलन वैसे भी गेम ऑफ थ्रोन्स के बेस्ट एक्टर्स में से एक है। आप थियोन को गाली दे सकते हैं, आप उस पर गुस्सा हो सकते हैं कि वो इतना डरपोक क्यों है, वो पानी में क्यों कूद गया, उसने अपनी बहन को क्यों नहीं बचाया।
मगर पीटीएसडी से जूझने वाले लोग, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझने वाले लोग, जिन्हें लाइफ में कभी ना कभी टॉर्चर किया गया हो, जो ट्रॉमा से गुजरे हों, उनके लिए हिम्मत पाना इतना आसान नहीं होता। एल्फी एलन ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि वो सीन देखकर आपका यारा के लिए नहीं बल्कि थियॉन के लिए दिल टूटता है। एल्फी एलन ने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए वो सब कुछ कहने की कोशिश की है जो थियॉन के साथ घटता आ रहा है। वो अपने आसपास देखता है कि किस तरह से लोगों की जुबानें काटी जा रही है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। शायद वो दोबारा से इस टॉर्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो चाह कर भी हिम्मत नहीं दिखा सकता। मैंने इसीलिए कहा था ये सीन ब्रूटल होने के साथ साथ दिल तोड़ने वाला भी है। यहाँ पर आपको एक बात बतानी ज़रूरी है, योरन ग्रेजॉय बुक्स के हिसाब से शो में थोड़ा अलग है। बुक्स में लिटरली उसका दिमाग एकदम ही सनका हुआ है और वो बहुत क्रूअल है, बहुत ब्रूटल है। योरन की शिप का नाम साइलेंस है। वो इसलिए क्योंकि उसका जो क्रू है, जितने भी लोग उसकी शिप पर मौजूद होते हैं, उनकी ज़ुबान नहीं होती। वो जितने भी लोगों को कैप्चर करता है, बंदी बनाता है, उनकी ज़ुबान कटवा देता है, इसलिए ताकि वो उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच सकें, उसके खिलाफ कुछ जालसाजियाँ ना कर सकें, किसी को कुछ बोल ना सकें, बता ना सकें और आपस में कुछ प्लानिंग ना कर सकें। इस सीन में आप देख रहे होंगे कि योरन ग्रेजॉय के जो लोग हैं वो आयरन फ्लीट के बाकी लोगों की ज़ुबान काट रहे हैं, उनके मुंह में चाकू डाल रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस है वो बुक से ही आता है। अब पता नहीं कि योरन का जो कैरेक्टर है वो शो में और कितना क्रूअल होने वाला है, मगर सर्सी के लिए गिफ्ट तो तैयार है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। ड्रैगन स्टोन जब जॉन स्नो पहुंचता है और डेनेरियस और जॉन की पहली बार मुलाकात होती है तो क्या उनके बीच कुछ स्पार्क होता है? काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके वीडियोस देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एक बात और, जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझ में एक साथ इतनी सारी एनर्जी आ जाती है और मुझे लगता है कि मैं आपके आदेश का पालन करूँ और फटाफट से वीडियोस बनाऊँ। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, जल्दी जल्दी काम करूंगी। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। फिलहाल जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।